बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकें। वक्त की पाबंदी कीजिए। बहुत सारी चीज़ों की कामयाबी की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की पाबंदी होती है। हम प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, खबरों से आगाज़ करेंगे, 11 बजे सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे भी 11 बजे विश करेंगे। आज की खबरों की डिटेल के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुर्र नाया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आते हैं। चुबुर्जी गार्डन्स में 3 मंजिला टावर बनेगा, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। पहली खबर की तरफ आ रहे हैं जी इमरान यूनुस। देखिए जी, काबीना का कल जो इजलास हुआ है इसमें मुख्तलिफ डिसीजन जो हैं वो लिए गए हैं। सिर्फ जो चुबुर्जी क्वार्टर्स है वहाँ पर जो 3 मंजिला टावर बनने जा रहा है, सिर्फ यही नहीं बल्कि और काफ़ी चीज़ें जिसमें इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसका क़याम जो है वो अमल में लाया गया। इस तरह ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके लिए 2.5 अरब रुपये जो है वो किए गए हैं और दीगर जो धरने में शहीद पुलिस कांस्टेबल था उसके लिए 2 करोड़ से ज़ायद की मंजूरी जो है इमदाद की वो रखी गई है। तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो इसमें कल मंजूरी तो हुई है। बात यह है, चले बड़ी अच्छी बात है कि आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस तो करवा रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ वही आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन का। नो डाउट देखा जाए कि काबीना में जो फ़ैसले होते हैं, हमने माजी में भी देखा है कि काबीना में आज तक जितने फ़ैसले हुए हैं ना उसमें अमल दरामद हमें ना कम ही नज़र आया। उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। बाज़ का सरकार जो है वो वक्त से पहले चली जाती है या सरकार जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त में उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं करवा सकती। तो जब हम मीटिंग नोट्स पढ़ते हैं ना कभी भी किसी भी इजलास के, तो उन मीटिंग नोट्स को पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे डिसीजन जो है वो लिए गए हैं। और आप यकीन जाने जो डिसीजन लिए जाते हैं उन पर अगर अमल दरामद हो जाए तो वाकई हमारा शहर और हमारा सूबा और हमारा मुल्क जो है वो बेहतरीन ममालिक में, बेहतरीन सूबों में, बेहतरीन शहरों में शामिल हो जाए। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं हम हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि जब आप किसी चीज़ की मंजूरी देती हैं तो उनको PC1, PC2 और इन चीज़ों तक महदूद ना रखा करें या फ़ाइलों तक महदूद ना रखा करें, उन पर अमल दरामद जो है वो भी करवाया करें। बिल्कुल सही। दुर्र नाया। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा टावर के बारे में मुझे बताएं। मैं थोड़ा इससे इख्तलाफ करूंगा कि जिस जगह का इंतखाब किया गया ये जगह मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये ऑरेंज लाइन का कास्टिंग यार्ड यहाँ पे बना था पैकेज 2 का, और आपको याद होगा कि निगरान सेटअप के दौरान इसको खाली कराया गया, यहाँ पे घास लगाई गई, पार्क को बहाल कराया गया, ये वो गार्डन है। और इसके अंदर खेलों के मकासद ख़त्म करके अगर ये टावर बनाना चाह रहे हैं तो ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है। वर्टिकल हाउसिंग होनी चाहिए। मैं इस हक में जितने सरकारी मुलाजमिन बढ़ते जा रहे हैं आपकी वर्टिकल हाउसिंग होनी चाहिए। निगरान सेटअप में एक प्रोजेक्ट ये भी आया था कि आप CBD के अंदर डेजिग्नेटेड साइट्स हैं उसके अंदर सेक्रेटेरिएट का रेप्लिका वर्टिकल बनाते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स मौजूद हैं, तो आप बड़े बड़े दफातर को और शिफ्ट करें, वहाँ पे वर्टिकल जो हो 8, 9, 10 मंजिला हो टावर्स, उसके अंदर आप बड़े बड़े टावर्स खड़े करें और उसको बना के वहाँ पे आप अपना एक रेप्लिका बनाएं सेक्रेटेरिएट का, ताकि वहाँ पे वर्किंग ईज हो सके। सेक्रेटेरिएट पहुँचना हमारे के बस की बात नहीं है और फिर वहाँ पे दफ्तर कम पड़ गए, गुंजाइश जो है खत्म होती जा रही है। पुराने हम अपने बचपन से वो बिल्डिंग। अच्छा, हमने आज तक ये भी डाटा निकलवा लें अगर कैसे खोकर साहब के, आज तक जितने पैसे सेक्रेटेरिएट पर लगा दिए इस पर 4 सेक्रेटेरिएट नहीं बन सकते थे। ठीक है, हर चौथे दिन वहाँ पे मीनाकारी हो रही होती है, रेनोवेशन हो रही है, AC बदले जा रहे होते हैं, इम्पोर्टेड टाइल्स लग रही होती है, अफसर चेंज होते हैं तो सब कुछ ही चेंज होता है, लाखों करोड़ों के फर्नीचर तब्दील हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा होता है। तो इसमें एक प्रपोजल तो ये था कि CBD पे जाके आप वर्टिकल टावर्स बनाएं, उसके अंदर सिविल सेक्रेटेरिएट के सरकारी दफातर जो है वहाँ शिफ्ट कर दें। जो लोगों ने किरायों पे इतनी महंगी ली हुई है, आप देखें LWC भी किराए पे था, 25-30 लाख रुपए किराया देता था। इस तरह बहुत सारे इदारे हैं जो किराए पे बैठे हैं। बहुत सारे क्या सरकार के मेरे ख्याल से 70% जो इमारतें हैं वो सारी रेंट पे हैं और सिर्फ आप उसका रेंट अदा नहीं करते, फिर आपको कई मसाइल जो हैं वहाँ पर फेस करना पड़ते हैं। अब ये जो आपके वर्टिकल टावर का हाउसिंग के प्रोजेक्ट है ये 2 जगह पे थे, अब इसको उन्होंने कट करके एक और तीसरी जगह पे बना दिया। पहले ये कह रहे थे कि वहदत रोड पे जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, सरकारी घर हैं, उनको पहले ख़त्म करें, वहाँ पे जो लोग हैं उनको रेंट आउट करें कुछ अरसे के लिए, वहाँ पे नए जो हैं वो वर्टिकल ब्लॉक्स में, जिस तरह अस्करी में रिहाइशें बड़ी खूबसूरत बनी है आपने देखी है, वो एक प्रपोजल था। दूसरा प्रपोजल यही था कि चुबुर्जी क्वार्टर्स के अंदर जाके जो क्वार्टर्स पुराने हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनकी जगह ख़त्म करके
अपार्टमेंट बनाए 2-3 बेडरूम के। और मतलब कि मैं तो देखता हूँ कि आर्मी ने भी बहुत अच्छा अडॉप्ट किया, आर्मी के ऑफिसर्स को भी वो अपार्टमेंट्स मिलते हैं उस तरह के, और वो 2-3 बेडरूम के अपार्टमेंट में खुश होते हैं। एक तो वो प्रपोजल था। अब ये जो ग्राउंड पे इनकी नज़र है ना, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसका मकसद आप बाकायदा ऑफ स्ट्रीट हाउस ख़त्म करके उनकी जगह को यूटिलाइज करके 8, 9, 10, 12 मंजिला टावर बना ले। आपको नई ग्रीन एरिया को ख़त्म करके उसकी जगह पे जो है गार्डन की जगह पे ये टावर खड़े करने की क्या ज़रूरत है? अब दो बातें तो क्लियर होगी, टावर्स की ज़रूरत है जी। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सरकारी मुलाजिम के लिए होने चाहिए, और जहाँ पे आप एक बंदे को घर देते हैं, 2 बंदों को घर देते हैं, वहाँ पे आप 14, 15, 16, 20 फैमिलियाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जगह का इंतखाब करना चाहिए। आपको पुराने घरों को जो अब नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके हैं, चिबुर्जी क्वार्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं, इसी तरह वाजत रोड के अंदर ऐसे हैं, और जगह पे जाएं वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। उनको ऑफ स्ट्रीट ख़त्म करके करना चाहिए, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन फैसले में जगह के इंतखाब को मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए। ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए 2.5 अरब और लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की मंजूरी, जरा इन दोनों चीज़ों की भी रोशनी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट तो बहुत मच अवेटेड था, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट को बहाना बना के बल्दियाती इंतखाब इतवा में डाले जा रहे थे, और हर चौथे दिन हमें खबर चला रहे थे कि आज मुसविदा यहाँ चला गया, आज मुसविदा वहाँ चला गया, और अब अगले साल जो हो जाएगा जी इंतखाब। अब देखिए, लोकल गवर्नमेंट एक्ट अप्रूव हो चुका है, यूनियन काउंसिल्स का तमाम सिस्टम जितनी भी आपने दोबारा से नए सिरे से दायरा कार उनका बढ़ाया था, नई यूनियन काउंसिल्स को उनकी एरियाज़ को दोबारा से रीडिफाइन किया था, अब वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक, अब आपके पास इलेक्शन ना कराने का कोई जवाब बचता नहीं है। अब इस एक्ट के तहत 2025 में हम समझते हैं कि इलेक्शन हो जाना चाहिए। अब इसके इल्तवा में डालना जो है वो सरासर नीचे जो लोगों के साथ ज़्यादती होगी। निचली सतह पे इख्तियारात मुंतकिली की जो बात की जा रही है, हमेशा तौर पे सियासी तौर पे जो बात की जाती है, जिस पर सियासी जमात बड़ी बड़ी जमात के लीडर मुत्तफिक कह के निचली सतह पे आपको इख्तियार मुंतकिल करना चाहिए। अब चाहे जो ओपोजिशन में बैठे वो भी इस पर मुत्तफिक है, तो अब आपको ये कर देना चाहिए। गली मोहल्ले, गटर, छोटे छोटे सीवर, स्ट्रीट लाइट, इसके लिए आपको ब्यूरोक्रेसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। ये काउंसलर लेवल के लोगों के पास इतने फंड्स होने चाहिए, यूनियन काउंसिल के पास इतने पैसे इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने एरियाज को खुद करें। लेकिन अभी इसमें बहुत टाइम है, लेकिन ये एक्ट बहुत बड़ी रुकावट थी। कहने का मतलब है कि एक्ट के बाद अब ये क्या उसको डिले करने का जवाब बनाएंगे, वो तो कोई जवाब नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन कोई जवाब पैदा कर लिया जाएगा। क्योंकि सियासतदान जो बड़े लेवल पे बैठे हैं और ब्यूरोक्रेट्स वो नहीं चाहते कि नीचे किसी को वहां तक पहुंचे, और कोई यूनियन काउंसिल लेवल का बंदा जो है ना वो आके हमारे से ज्यादा फैन फॉलोइंग लोगों के दिलों में ले जाए। ये सियासी लोगों को प्रॉब्लम है। दूसरी जो आपने बात की कि ट्रांसप्लांट के लिए ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि गरीब लोग हैं और जिस तरह गुर्दों और लीवर की बीमारियों की शरह बढ़ती जा रही है और तेज़ी के साथ, हर 10 में से 2 या 3 लोग इसमें हैं, तो उनके लिए भी सरकारी तौर पर इसकी सहूलत ज़रूरी है। और जिस तरह सीएम साहिबा इस पे बारहा खुसूसी तवज्जो दे रही हैं, आई होप कि ये मामला हों भी बहुत खुशूसलूबी से, इन पे फॉलो अप भी लेने वाला कोई हो। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। शहर की हर गली साफ होगी, सीएम साहिबा ये कहती हैं। कल बाकायदा इस प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ है और सफाई का ज़बरदस्त निज़ाम कहा जा रहा है। इमरान यूनुस, देखिए जी, चलें देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी बात है कि शहर तो साफ़ होगा ना, और शहर के साथ साथ पूरा सूबा जो है वो साफ़ होगा। और सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जो आगाज़ किया जा रहा है, माज़रत के साथ शायद किसी को बात ये बुरी लगे, मुझे अच्छे से याद है कि निगरान दौर में जो उस वक़्त के वज़ीर थे इब्राहिम हसन मुराद, जो कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था और जिसका नाम था कि पंजाब सफाई निस्फ ईमान। ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, बाकायदा इसका इफ्तिताह हुआ था और इसके तहत 18 मुख्तलिफ कैंपेन्स जो हैं वो चलाई गई थी, जिसमें उन्होंने कैंपेन चलाने के बाद उस पर अमली तौर पर काम जो है वो भी शुरू कर दिया था, जिसमें गार्बेज जो है वो रिमूव किया जा रहा था। डेली बेसिस पर जो है उसकी रिपोर्ट आती थी कि 2 लाख टन गार्बेज जो है वो रिमूव किया गया है पूरे पंजाब से। इसके साथ साथ लाइम स्टोन के हवाले से, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के हवाले से, स्कूल, कॉलेजेस, मसाजिद के हवाले से ये डाटा मेरे पास ये मौजूद है। मैंने इस वक्त अपने मोबाइल पे ये डाटा खोला हुआ है और ये लिटरली देखें ना, आपको ये देखें, ये इसकी इफ्तिताह, ये इसकी इफ्तिताह की ये तस्वीर है जो कि मुझे अच्छे से याद था और फिर मैंने सर्च की और वो तमाम डाटा जो है मैंने निकाला है।
बात यह है कि सॉरी मैं ये नहीं कहना चाहता कि माजी के तमाम प्रोजेक्ट्स जो जारी थे उनको बदल के अपना नाम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि चले अगर आप किसी भी प्रोग्राम को आगे लेकर चल रहे हैं या उसका नाम आपने चेंज कर दिया है तो कम से कम उसको फिर उस पर मनोमन अमल दरामद जो है ना वो करवाया जाए। जिस तरह मैंने पहले कहा कि काबीना के कई फैसलों पर मंजूरी तो दे दी जाती है लेकिन उन पर अमल दरामद जो है वो कितना होता है। अब दुर्र न्याब जो है उन्होंने बड़ा तफसीली बताया कि ये जो 3 मंजिला टावर जो है वो चबुर्जी गार्डन्स में चबुर्जी क्वार्टर में जो बनने जा रहा है, मैं दुर्र न्याब से इंटरप्ट करने लगा था कि भाई आप परेशान मत हों, ये नहीं बनेगा, बेफिक्र हैं, ये नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दुर्र न्याब ने खुद अपनी बात में ये कह दिया था कि वहादत रोड पे वो जितने भी क्वार्टर्स हैं उनको ख़त्म करके वहाँ पर जो है वो फ्लैट्स बनाए जाने थे। और उसकी वजह ये थी कि आप ये देखें कराची में आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कराची में वहाँ पर फ्लैट सिस्टम इस कदर बढ़ चुका है और उसकी कराची की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर भी लोग जोग दर जो कराची में आना शुरू हो गए जिसकी वजह से उस शहर में जगह खत्म हो गई। अच्छा इमरान, यही सूरत हाल लाहौर की हो रही है। यही कंटिन्यू बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है इमरान ने कि हाउसिंग क्राइसिस। आपको पता है कि आज कनाडा जिस परेशानी से दोचार है वो हाउसिंग क्राइसिस है। वहाँ पर रहने को लोगों को जगह नहीं मिल रही और किराए इतने ज्यादा हो चुके हैं कि लोगों की तनख्वाहों से बाहर हो। और आप लाहौर में क्या कर रहे हैं? लाहौर में डेली बेसिस पर आपको भी पता होगा, दुर्र न्याब को भी पता है और हमारे जो देखने वाले लोग हैं, शहरी हैं, उनको भी पता है कि लाहौर में आज भी जोग दर जोग लोग जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं, फैमिली उसके साथ आ रहे हैं, ठीक है। रिहाइश की उन्हें प्रॉब्लम है। और आप ये देखें कि हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर सिर्फ रिहाइश का मसला है, यहाँ पर कमर्शियल इमारतों का भी मसला है। दुर्र न्याब भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। गुलबर्ग में आपने ये देखा है कि आपको इक्का दुक्का बड़े बड़े प्लाजे नजर आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है कि गुलबर्ग में एक अरसे तक इन्होंने पाबंदी लगा रखी कि 2-3 मंजिला से ज्यादा वहां पर टावर जो है वो नहीं बन सकता, जिसकी वजह से फैलाव जो है वो ऊपर जाने की बजाय वो ऐसे फैलता रहा, बिल्डिंगें ऐसे बनती रही। और उसके बाद जब आपने इस चीज़ को देखा कि भाई अब तो हमारे पास जगह नहीं है, फिर आपने इजाज़त दी कि ठीक है आप कसीरुल मंजिला इमारतें जो हैं वो बना सकते हैं। तो साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से हम अगर बात करें अना, आज भी सिर्फ हम लाहौर को ले लेना, लाहौर को, ये आपको भी पता है, आप जिस एरिया में रहती हैं वहाँ के जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं वो आपको भी पता होगा। क्यों? आप ड्राइव करके जाती होंगी, आप देखेंगी अभी भी गटर के ढक्कन नहीं है, अभी भी आप देखेंगे सफाई सुथराई। मैं बताता हूँ कि एक बाल टाउन में अभी भी जो सफाई सुथराई वाले हैं वो हफ्ते में 2 दिन आते हैं। मतलब मेरी मैं अपनी गली की बात करूँ तो हफ्ते में 2 दिन बंदा खाकरोब जो है वो आएगा, झाड़ू देगा और चला जाएगा। अनटिल अनलेस साहब उनकी मैनेजमेंट को कॉल ना करें, वो फौरी एक्शन लेते ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो आगे अमला है वो फिर अपनी मर्जी से काम करता है। आप पूरे पंजाब को ठीक करने जा रहे हैं। इमरान गलत कह रहे हैं भाई, आजकल तो वो 4-4 दफा आते हैं दिन में। वो आप जिस रास्ते की बात मैं देखिए, मैं तो वो कहूँगा जो देख रहा हूँ, वो अपने इलाके का बताएंगे, मैं जो देखता हूँ 4-4, 10-10 दफा आ रहे हैं, बल्कि जा ही नहीं रहे, वहाँ खड़े हैं सुबह से लेकर रात तक, वर्कर्स जो कैंप लगा के बैठे हुए हैं। भाई मैं तो इतना जबरदस्त निजाम, माजरत के साथ मैं ये दुर्र न्याब की बात को मैं आगे लेकर चलूँ। आप यकीन जाने आज मैं घर से निकला, इकबाल टाउन से निकला और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का रास्ता इस्तेमाल करता हूँ। कल से पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी खूबसूरत लग रही है, उसके रोड्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इस कदर सफाई है, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी से मुल्हिका जो रोड है वहां पर इतनी सफाई है कि मैं हैरान हो गया हूं कि जैसे यहाँ पर नहीं। पता है क्या है कि आज वजीर आला मरियम नवाज जो हैं वो खुद वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में आ रही हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इनॉग्रेशन करने के लिए 2 बजे। उस वजह से कल से वहां पर सड़कें धुल रही हैं, पौधों को पानी लगाया जा रहा है, पौधे साफ किए जा रहे हैं, दरख्तों को साफ किया जा रहा है। शायद मैंने जिंदगी में पीएचए को कभी दरख्त साफ करते हुए नहीं देखा। पता नहीं दुर्र न्याब बीट करते हैं, इन्होंने कभी देखा कि नहीं कि दरख्तों को साफ कर रहे हैं। मैंने उनको खजाने पे हाथ साफ करते हमेशा देखा, दरख्त साफ करते मैंने दरख्तों को साफ करते हुए कल रात को देखा है। रात को मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया हूँ, रात 12:15 बजे। जिनकी उनको कहेंगे शहर में बारी बारी हर जगह सारा दिन फिरा करें, मैं तो कहता हूं दौरा कर लें ताकि पूरे शहर में सुथरा पंजाब, किसी मुहिम का आपको आगाज ही नहीं करना पड़ेगा, शहर खुद ही साफ सुथरा हो जाएगा। एक कमेंट चाहिए दुर्र न्याब इस मुहिम पर, फिर हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग मैं हमेशा कहता हूँ मॉनिटरिंग जरूरी है। अरबों रुपए के वसाइल लगेंगे, इस पे फ्यूल लगेगा, इस पे वर्कर्स है। अब गोस्ट एम्प्लॉय तो हमेशा से रहे हैं, आपके वर्कर्स जो है वो गैर मौजूद रहे हैं, आपका फ्यूल जो है वो चोरी होता रहा है, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तारीख में होता रहा है, माजी के मसाइल है। तो इस पे बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। COLWMC को हम विश कर सकते हैं कि वो मेहनत करेंगे और अगर मेहनत करेंगे तो इसके 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो फिर माजी की तरह हम कह के बैठ रहे होंगे कि देखें जी उस दौर में ऐसा हो गया, ये हो गया। और पंजाब कहाँ सुथरा होगा फिर वो हम देखते ही रह जाएंगे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और बात होगी जी अब 1.5 अरब रुपए मंजूर कराए गए हैं पीएचई की जानिब से। हॉर्स एंड कैटल शो 1.5 अरब रुपए में होगा। क्या कुछ होने जा रहा है इस हॉर्स एंड कैटल शो में? नायाब मेरा तो ख्याल है कि ये तारीख में रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इतना महंगा जो है वो तफरी जो है लाहौरियों को नहीं दी गई। इसमें मुबारकबाद देते हैं हुकूमत को कि हुकूमत की इतनी महंगी तफरी जो है दी है, और उनकी तरजीहात जो है वो दूसरी तरफ नहीं है, सरकार देगी। बहुत कहाँ से आएंगे? पीएचए के पास तो पैसे देने को है ही नहीं। पीएचए के तो 4 माह की तनख्वाहें जिस तरह रूल के दी हैं, जिस तरह तनख्वाहें उन्होंने कभी एक महीने 28 दिन लेट हो गई, 1 महीने 12 दिन लेट हो गई, 1 महीने आई नहीं। वो मुख्तलिफ मसाइल हैं। और पीएचए वाहिद इदारा है जो सरकार से पैसे लेकर तनख्वाहें अदा करता है। उनके पास तो इतने मसाइल है ही नहीं कि वो तनख्वाहें दे सके। और अगर अल्ले तलल्ले उनके आप देख लें तो आप परेशान हो जाएंगे। कभी वो कोई गार्डन बना रहे होते हैं, कभी वो कोई स्टील स्ट्रक्चर बना के नर्सरियां बना रहे होते हैं, कभी गुले दाऊदी की नुमाइश की तैयारियों में भी पैसे खर्च करने के मांग लिए जी। टेंडर लगेगा, पहले कभी नहीं हुआ। उस पर भी मैनेजमेंट पे 2 करोड़ पे लगा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे 2 करोड़ की कौन सी मैनेजमेंट करनी है आपने। ठीक है, इतने बुरे हालात, इतनी पुअर मैनेजमेंट। भाई गुले दाऊदी की जो एक तंजीमें बनी हुई है वो खुद आके खुशदिली के साथ आके उसको अरेंज करती थी। गुले दाऊदी के अंदर जो पार्टिसिपेट करते थे इदारे, जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर पीएचए खुद पार्टिसिपेट करता था। पीएचए का हर जोन उसके अंदर पार्टिसिपेट करता था, जो सारा साल फूलों पे मेहनत करके उसको बनाते हैं। एचईसन कॉलेज के स्टॉल होते थे, मिलर ट्रैक्टर के स्टॉल, इतने इतने बड़े बड़े लोग जो हैं जो इसकी परवरिश करते हैं गुले दाऊदी की, वो आके वहाँ पे अपना डिस्प्ले करते थे। और उसकी मैनेजमेंट में क्या होता था कि जी मट्टी के थोड़े थोड़े से वो डिस्प्ले टेबल लेवल के वो पहाड़ बना देते थे, उस पर डिस्प्ले कर देते कि ये मिलर ट्रैक्टर का है, ये एचईसन का है। इतनी सी मैनेजमेंट होती थी। ना वहाँ पे कोई सारा दिन चाय मिल रही होती थी, ना वहाँ पे कोई रोटी का इंतजाम होता था, ना वहाँ पे कोई बिजली उस तरह से। आप देखें, एक चीज़ होती थी कि वो शाम को लाइटिंग करते थे, लेकिन वो पीएचए अपनी रिसोर्स से करता था, क्योंकि रेस कोर्स के अंदर उनकी बिजली के कनेक्शन मौजूद है। अब जब आप इस तरह की चीज़ों में पड़ जाएँ तो 1.5 अरब भी थोड़े हैं मुझे लगता है। मुझे लगता है कि शुक्र करें इन्होंने को 10 अरब का नहीं प्रोजेक्ट बना दिया कि हम रेस कोर्स पे और बाकी लाहौर शहर के पार्कों में जश्न बहरान मनाएंगे, अपना इसके साथ साथ आप करेंगे। तो ये टोटल जो है इस वक्त 1.5 अरब रुपए जो हॉर्स एंड कैटल शो के लिए मांगा है, उसके अंदर ये बहुत महंगे इवेंट्स रख रहे हैं। उसके अंदर ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बड़े बड़े नामवर सिंगर्स को बुला रहे हैं जो बड़ी भारी भरकम मुआवजे लेंगे। उसके बाद बड़े बड़े इन्होंने थिएटर ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया है। वो मेरा ख्याल है कि शायद रफ़ी पीर वाले भी इनके साथ अटैच है। तो लेकिन वो ऐसा बजट है कि जो मेरा ख्याल सरकारी सतह पे गैर मुनासिब सी बात है। सरकारी सतह पे सरकार का इतना पैसा लगाना जो है ना वो समझ से बाहर आता है। और बहुत सारे मसाइल और बड़े सारे मसाइल हैं। सरकार के पैसे लग सकते हैं, आपके सेहत के मामलात इतने। हमने याद है कि एक दफ़ा सिटी 42 ने भी एक हॉर्स एंड कैटल शो कराया था, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, वो खुद मेहमान खुसूसी आए थे, और ये इधर करवाया गया था जहाँ पे रेस होती है, कोट लखपत नहीं, रेस क्लब जहाँ पे घोड़ों की रेस होती है, वहाँ करवाया था। और मेरा ख्याल है कि बहुत ही मामूली पैसे उस पर भी आए थे। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, कोर्ट करना मुनासिब बात नहीं है। तो चलें, आज आप उन पैसों को भी अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त 10 करोड़ आ गए थे, 15 करोड़ आ गए थे, आप उसको 5 से 10 से भी ज़रूरत कर लें, डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, आप चले टेट्रा कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वसाइल का ज़िया है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास इससे ज़्यादा वसाइल और मसाइल है, तो हमें रुख उस तरफ मोड़ना चाहिए। लोगों को अच्छी सस्ती तफरी भी मिल जाए ना तो लोग इसको एंजॉय। जश्न बहारा पे 2 करोड़ रुपए लगे थे पिछले साल। जश्न बहारा लाहौर शहर के अंदर लाइटिंग, नहर सजाई गई थी, कैनाल सजाई गई थी, और इतना बड़ा मेला लगाया गया था रेस कोर्स के अंदर, कॉन्सर्ट भी कराए गए थे। ठीक है, तो उस वक्त हो गया था, स्पॉन्सर्स आए थे। अब स्पॉन्सर्स भी मौजूद हैं, उसके अलावा सरकार से अब 1.5 अरब भी ले रहे हैं, और प्रपोज एक मिनिस्टर साहिबा ने किया, तो ठीक है, वो उनकी प्रपोजल जो है वो बड़ी मोतबर होगी है कि मंजूरी भी हो गई है पहली दफा। बल्कि मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड बात है, साहिबा कौन सी है, छोड़ने चले, सीनियर मिनिस्टर है कोई ऑफ द रिकॉर्ड। ये वही मिनिस्टर साहिबा है जिन्होंने एक दिन में ही प्लान पेश किया था कि जी पंजाब के चिड़िया घरों में या सफारी पार्क्स में जितने भी जानवर हैं उनको टैगिंग लगेगी, टैग लगेगा, उनको नंबर लगेंगे, और उसके लिए जो है वो पीएनडी से एक ही दिन में करोड़ों रुपया जो है वो जारी भी हो गया। ठीक है,
एक ही दिन में प्रपोजल आई, वो सिर्फ उन्हीं के प्रपोजल जारी होते हैं ना, बाकी तो किसी के नहीं हो रहे। बात इस तरह है कि पहले हम इस तरफ आ जाएंगे लाहौरियों के लिए तफरीह के मौके। लाहौरियों के लिए वाकई अब तफरीह का कोई मौका जो है ना वो हुकूमत की जानिब से नहीं प्रोवाइड किया जाता। आज आके एक रेस कोर्स पार्क रह गया या गुलशन इकबाल पार्क रह गया या ऐसा एक आधा पार्क होगा, या अब जो है कुछ अरीनाज जो हैं वो बने हैं, वो भी LDA की तरफ से बने गए हैं जहाँ पर लोग जो हैं अब वो चलें थोड़ा अपनी फैमिलीज़ को लेकर चले जाते हैं। उसके अलावा कोई इंटरटेनमेंट के हवाले से कोई एक्टिविटी जो है ना वो हुकूमत की तरफ से नज़र नहीं आती। दूसरी बात ये है कि दुर्र-ए-नियाब ने जो बात की हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से, और जिसमें दुर्र-ए-नियाब ने यह भी कहा कि उस वक्त तकरीबन अगर 10-15 करोड़ लगा है तो वो अब डबल कर लें या ट्रिपल कर लें। चूँकि दुर्र-ए-नियाब भी उसके इंतज़ामात में शामिल था, मैं भी चूँकि उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करता था, मैं भी उसके इंतज़ामात में शामिल था। तो आप यकीन जानें कि हमें इसलिए पता है कि हमने गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पे भी हमने एक तकरीब जो है वो करवाई, बहुत ज़बरदस्त 22 मार्च की परेड करवाई थी, और वो ऐसी परेड थी कि लाहौर की तारीख में ऐसी परेड ना पहले कभी हुई और ना अभी तक हुई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें इन चीज़ों का इसलिए पता है कि अगर ये करवाना चाहे ना तो इसमें यकीन जाने सरकार अगर चाहे तो सरकार बेहतरीन से बेहतरीन हॉर्स एंड कैटल शो करवा सकती है और इसका 1 रुपया भी ना लगे। पता कैसे? सरकार अगर सिर्फ ये कह देना स्पॉन्सर्स को कि हम आपको जगह दे रहे हैं हॉर्स एंड कैटल शो करवाना, तो आप यकीन जाने इतनी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जो कि सिर्फ इस लाहौरियों को तफरीह देने के लिए वहां पर आ जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट के ताउन के जरिए वो वहां पर आ जाएं। मैं हैरान हूँ, दुर्र-ए-नियाब जो बात कर रहे हैं कि हमने जो हॉर्स एंड कैटल शो करवाया था ना जिसमें कुछ 10-15 करोड़ लगे थे, आप यकीन जाने उसमें हमने 1 रुपया भी किसी और से नहीं लिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसके इंतजाम में दुर्र-ए-नियाब भी था, मैं भी था। और अगर हम उस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करवाते, मुख्तलिफ कंपनियों को शामिल करवाते, उनके स्टॉल्स लगवाते, तो हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। अच्छा, ये चीज़ जो है ना ये PHA को सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह दुर्र-ए-नियाब ने अपनी खबर में भी बताया कि पहले 2 करोड़ में हुआ था लास्ट टाइम, अब जो है वो आप इसको 1.5 अरब पे ले आए हैं। और बात वही आ गई जिस तरह दुर्र-ए-नियाब ने भी अपनी खबर में भी बताया है कि भाई मेरे ख्याल से ये हेल्थ और एजुकेशन पर बजट खर्च करने की बजाय या तरक्याती और तामीराती कामों पर करने की बजाय आप इतना महंगा मामलात है, और आप ये हैरानगी ये हो रही है कि गवर्नमेंट ने इसी अप्रूवल भी दे दी है। भाई उनसे पूछे तो सही, अब इतनी कंपनीज हैं जिन कंपनियों का दुर्र-ए-नियाब ने नाम लिया है, अगर उन कंपनियों को ही कह दिया जाए कि भाई हमने हॉर्स एंड कैटल शो करवाना है तो आप इसमें हिस्सा डालें, आप यकीन जाने वो तैयार बैठे होंगे। वो तो कहेंगे कि भाई हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है, अपना बिजनेस चलाना है, हम तो करेंगे। अच्छा, बजाय वज़ीर आला साहिबा ये पूछे PHA से कि जी आपने 55 करोड़ की एडवर्टाइजिंग की, चलें आप कहते हैं जी हमने 80 करोड़ जमा कर लिया, वो पैसे किधर हैं? आप फिर हर साल हर महीने 6 महीने बाद 3 महीने बाद सरकार का मुंह देख के आप कहते हैं जी हम तनख्वाहों के पैसे देने, हम तनख्वाहों के पैसे दे देते हैं। आपके पास मालियों को, गरीब मालियों को पक्का करने के वसाइल नहीं है। आप कहते हैं सरकारी मुलाजमीन को, अब सरकारी मुलाजमीन जो जिन बेचारों को 30 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, अब वो 1.5 माह सैलरियों का इंतजार करते हैं। वो चीजें नहीं है, पैसे तो लेकिन आपके पास झूमर नाच, घुड़ नाच, आपके पास वो जो होते हैं उसके छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। अब हम वो बात करेंगे, मजाक में बात चली जाएगी। आप शुरू हो जाओ ना, आप कैंपस से शुरू हो जाओ और जाओ जरा माल तक, नहर आपकी मज़ार ही लगती है। अब नहीं चले, वो तो खैर मज़ार से भी आगे चलेगी जो कुछ भी करें। आप अस्पतालों में अगर जाना शुरू कर दें तो शायद मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस चीज को सोचने अभी कल की खबर थी कि शहर के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं इंतजामी सरबराहानी वो मजबूर हो जाए सोचने में कि मैंने पैसे यहाँ लगा। बिल्कुल, लेकिन जब वो ब्यूरोक्रेसी की ऐनक और कुछ गुजरा की ऐनक उतारेंगे तो फिर उसके बाद नजर आएगा। ऐसे ही मुझे ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। CBD की जानिब से एक और संग मील अबूर किया गया है, इसकी डिटेल दुर्र-ए-नियाब से जानते हैं। जी दुर्र-ए-नियाब। जी बिल्कुल, ये पहला जो टावर बनाया जाएगा और ये टावर जो है इसमें प्राइवेटली पहली तरह जो सतह पर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी। अच्छा। और इसका नाम इन्होंने हाई क्यू टावर रखा है। और हाई क्यू में हाई क्वालिटी, हाई IT, जिस तरह की भी बिजनेस हब जो क्रिएट की जाएंगी उसका कॉन्सेप्ट है। और ये कई मंजिला टावर होगा और उसके बाद इसकी हाइट भी बहुत रखी गई है, ज़बरदस्त, कुछ 450 फुट इससे ज़्यादा ही कुछ रखी गई है खालबन। तो उसके बाद अब इसका संगे बुनियाद रखा गया और इसको जल्दी तामीर करना है। कोई टाइमलाइन भी दी गई है? टाइमलाइन प्राइवेट सेक्टर है, देखें जिस तरह लोगों के पेमेंट्स क्लियर होती जाती हैं वो उस तरह आगे आगे लगाते जाते हैं, क्योंकि इनके पास और मॉडल तो होता नहीं है।
तो कोशिश ये करते हैं कि जिस तरह लोगों की बुकिंग्स और बाकी चीज़ों को होता रहे उसी तरह वो इसको आगे परवान चढ़ाते रुझान हैं। कैसा इस तरफ लोगों का बहुत अच्छा है रुझान। देखिए वो सेंटर पॉइंट है, लाहौर का सेंटर है, गुलबर्ग है, CBD तो वैसे ही हॉट केक है इस टाइम। बिल्कुल। अगर बाद में वैसे प्रॉपर्टी के हिसाब से करूँ तो मेरा ख्याल है Best कि place है। इस वक्त बहुत सारे अच्छे मेगा सोसाइटीज़ में मेगा सेल परचेज रुक गई है, लेकिन CBD जो है वो ग्रो कर रहा है। CBD आए दिनों में अभी CBD एक बहुत बड़ी डील कर चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने रोका है मुझे खबर देने से कि कुछ दिन इसको मैच्योर होने दें। वो भी अरबों खरबों की डील है जो वहाँ पे वो लैंड की ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो CBD के अंदर आने वाले दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स, हाई राइज टावर्स, हाई राइज कमर्शियल आपको मिलेंगे अब, क्योंकि वो प्रोसेस में आ चुका है। जो मेहरबानी निगरान हुकूमत ने की कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करा गया, उसको नया जो है वो एक मेन बुलेवार्ड दे गया, उसका तमाम एरिया को क्लियर करवा के कनेक्ट करवा दिया गुलबर्ग से वॉल्टन रोड तक, वो तो चलो उनकी मेहरबानी थी। अब CBD ने खुद इसको अपना ग्रो करना है ना, खुद चलाना है, अपने बिजनेस मॉडल से चलाना है। और इसमें मेरा ख्याल है इमरान अमीन साहब की बहुत मेहनत है, उनकी मेहनत को एक साइड पे नहीं रखा जा सकता। लोगों से, प्राइवेट सेक्टर से पैसा लाना, इस मुल्की हालात के बावजूद उन लोगों को माइल करना कारोबार की तरफ, ये एक हाई क्यू जो टावर है उसकी एक मेरा ख्याल जिंदा मिसाल है। और आप देखें जहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस जो है मुंजमद हैं या थोड़ा सा रुके हुए हैं, वहाँ पे नए वेंचर्स का आना, नए किसी भी जो इसका आपकी मंसूबे का आना बहुत खुशाइंद होता है। हाँ। इससे बाकी जो कारोबारी लोग हैं, बिजनेस जॉइंट वेंचर्स जिनके पास मौजूद हैं, उनको हौसला मिलता है और अल्टीमेटली आपके मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क के लिए बेहतर है, सबसे बड़ा फायदा ये है। इमरान देखिए ना, शहरी तरक्की के लिए CBD जो है ये एक उम्मीद की किरण। मुझे अच्छे से याद है कि जब स्टार्ट में इसके पहले प्लॉट की जो है नीलामी हुई थी तो दुर्र नयाब जो है वो कवर कर रहे थे उसको, और हम हैरान हो रहे थे कि इतनी मतलब ज़्यादा कीमत में ये सेल जो है वो हो रहे हैं। और मुझे इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, देखें आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी आउटपुट दे दे, आपकी शहरी हो या सूबाई तरक्की हो या मुल्की तरक्की हो, वो तब तक बेहतर नहीं होती जब तक बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आती। CBD जो है वो इस हवाले से मुझे उम्मीद की किरण मैंने इसलिए कहा है कि इसके मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा या 70-80% इन्वेस्टर जो है बाहर के मतलब वो लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई हम पाकिस्तान में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जब बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है आपके मुल्क में आती हैं, लोग आपके मुल्क पर एतमाद करते हैं, उससे आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है। देखिए लोकल इंडस्ट्री तो आपकी चल रही है, जब बात वही आ गई कि जिस तरह बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आएगी तो आपकी इकॉनमी किसी भी सूरत बेहतरी नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये CBD प्रोजेक्ट जो है वो अब शुरू हो जाएगा, अपनी तकमील के मराहिल में होगा या मुकम्मल हो जाएगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ऑब्वियसली यहाँ भी क्रिएट होंगी। जाहिर बात, आपके वो ब्रेन जो बेचारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अच्छे मुस्तकबिल की सोच लेकर, अच्छी तनख्वाहों का सोच कर बेचारे जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अच्छे रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, वो यही बैठ के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है ना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो बहुत सारी इंडस्ट्री रिवाइव होती है। आपकी लोकल इंडस्ट्रीज, आपके लोकल वेंडर्स, आपके जो बाहर से इंपोर्टर्स हैं, वो सब रिवाइव करते हैं। एक दफ़ा जब इकोनॉमी की कश्ती डामाडोल हो रही हो तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी कंस्ट्रक्शंस को, मेगा कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सऊदी अरब, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, अगर अमेरिकन हिस्ट्री में देखा जाए तो उन्होंने तो जिस वक्त उनकी इकोनॉमी डामाडोल हुई, उन्होंने तो कंस्ट्रक्शन खोल कर कहा कि मेड इन अमेरिका एक जो इन्होंने मुहिम चलाई कि हर चीज़ अमेरिका की बनी लगेगी। अगर एक बल्ब से लेके एक पेश तक, एक कील तक भी लगेगा तो वो मेड इन अमेरिका, ताकि अपनी उनके मुल्क के अंदर हो। तो हमें तो इसमें मेड इन पाकिस्तान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं हर तरह से। अगर केबल्स की बात की जाए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो इक्विपमेंट की बात की जाए, आपके फर्नीचर, आपकी डोर्स, विंडोज, जिस तरह की भी आप बात करें, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से याद है दुर्र नयाब और मैं आई थिंक 2014-2015 में जब हम यूरोप के टूर पर गए थे मिलान सिटी में, वहाँ पर हम शॉपिंग सेंटर में गए। आप यकीन जाने वहाँ पर दुर्र नयाब ने और मैंने सेम जैकेट्स ली। पता है क्यों? हमने 80-80 यूरो की उस वक्त वो जैकेट्स ली थी दोनों ने, एक इसने ली थी एक मैंने ली थी। और वो पता है क्यों ली थी? सिर्फ उस पे टैग लगा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। आप यकीन जाने, वो अभी तक यूज हो रहा है, वो अभी तक हम यूज कर रहे हैं। हाँ, मेड इन पाकिस्तान था, हमने वो ली और वो जैकेट्स हम अभी तक यूज कर रहे हैं। आप क्वालिटी देखें कि पाकिस्तान से बनी थी और क्वालिटी उसकी इतनी बेहतर थी
कि वो अभी तक जो है हमारी जैकेट्स जो हैं वो चल रही हैं। यानी यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, काफ़ी देर से ब्रेक के बाद आते हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। ख़ियाबान फिरदौसी की मेन रोड एक और जगह से बैठ गई। यहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आती। दुर्रे ने आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ वो वहाँ से, क्योंकि हमेशा नहीं, इस बार अच्छी खबर है कि कोई बंदा नहीं गिरा। अच्छा, पिछली बार एक गाड़ी ना पूरी पजेरो, पुराने मॉडल की 1992 मॉडल की पजेरो जो है ना, वो पूरी गिर गई अंदर। उसके बाद पीछे दो मोटरसाइकिल वाले थे, वो दोनों गिर गए। एक का तो सर्वाइकल बड़ा फेलियर हुआ है, बहुत बेचारा गर्दन, मेरा ख्याल अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, या सर्वाइव कर गया या नहीं कर सका, अब मुझे याद नहीं, जो लास्ट वाक़या हुआ था। उसके बाद इन्होंने रोड बंद कर दी। आप कोई नेकी करते हैं, बार बार ऐसी खबरें टीवी पे दिखाते रहते हैं कि लोग वहां से ना गुजरे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने रोड बंद कर दी। जो मैं आपको पहले प्रोग्राम में कहता था कि मैं इसके मोस्ट राइट साइड से नहीं गुजरता, अब उन्होंने वो प्लास्टिक के पाइप्स लगा के ना उसको बंद कर दी। लेकिन एक मसला और खड़ा हो गया। मसला ये हो गया कि अब वो मोस्ट राइट लाइन बंद करने के बाद मोस्ट लेफ्ट लाइन में गड़ा पड़ गया। वहां पे ज्यादा ट्रैफिक का अब ये कह रहे थे कि एक लाइन जो है ना वो डेंजरस है, उसके नीचे सीवर गुजर रहा है। अब मसला ये है कि वो जो लाइन डेंजरस थी, जो लेफ्ट साइड पे गड़ा पड़ा है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसके नीचे से क्या गुजर रहा है। हाँ, वो क्यों पड़ा है? तो मेरी नजर में है कि पूरी रोड अब ये बंद करनी चाहिए। आपको इस रोड पे ट्रेवल जो है वो डिसअलाउ करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जब रोड सेटल होना शुरू होती है तो आप गुजरते हैं तो ये कहीं ना कहीं से बम्पी हो जाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से सेटल वो निशानात जो है 15-20 दिन पहले देना शुरू कर देती है कि ये बैठने लगी है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, लेकिन ये लोग कम नहीं करते, तो गुजरते नहीं ना। लेकिन ना यहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब ने गुजरना है, ना यहाँ से किसी ने वजीर ने गुजरना है, यहाँ पे ना किसी ब्यूरोक्रेसी के बंदों ने। हमारी DGLD भी निकलते हैं, U-टर्न लेके वापस चले जाते हैं, वो आगे तो जाते ही नहीं है। मसला तो वहीं से U-टर्न से आगे स्टार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद जितने भी लोग हैं वो यहाँ से जो है ना अवॉइड करते हैं। अब इन्होंने कल से सर्विस लेन पे ट्रैफिक का बहाव डाल दिया है, लेकिन वो भी एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। अब पूछा ये जाए, वज़ीर आला जब आई थी उन्होंने पहले महीने के दौरान इसकी अप्रूवल दे दी। आज इस बात को 8 महीने हो गए, अप्रूवल दी, फंड दिए, सब कुछ हो गया। PC1 आज तक ब्यूरोक्रेसी मंजूर नहीं कर रही। अब वो ब्यूरोक्रेसी जो है ना PND हुकाम के ख़ासतौर पर जो अरस्तु साहिबान है, माजरत के साथ, वो सारा दिन बैठ के ये सोचते रहते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कर देंगे तो पता नहीं ये ना हो जाएगा। फिर PND के लोगों की कमेटी पर 2 विजिट्स भी हो चुके हैं इस पे। अच्छा, अब इनको यकीन नहीं आ रहा कि लोग गिर के मर रहे हैं, क्या हो रहा है ना। अच्छा, 2 विजिट्स भी हो गए। अब फिर वेट कर रहे हैं कि आज अप्रूवल होती है, कल होती है। मतलब कि अब तो मैं MD वाले को फ़ोन करता ना, वो कहता है यार अभी अप्रूवल नहीं हुई, तो वो फ़ोन उठाते, उसको पता है कि इसने पूछना कि PC1 अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो महज 2 अरब रुपए देने से आपकी जान जा रही है। हॉर्स एंड कैटल शो पे कह रही हूं, आप पैसे उड़ा रहे हैं। हॉर्स एंड कैटल शो पे 1.5 मिनट के अंदर आपने 1.5 अरब मंजूर कर दिया, ठीक है, उस पे 1.5 मिनट भी नहीं लगाया, और इसके लिए साल हो गया है। यहाँ जाने जाएं। अब ये प्रोजेक्ट अगर आज भी स्टार्ट हो जाता है, एक तो उसकी कॉस्ट एक्सलेशन होगी, जो पहले 2 अरब में कंप्लीट हो रहा था अब वो नहीं होगा। दूसरा, ये अगले मूनसून तक भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको क्या हासिल हुआ इतना टाइम वेस्ट करके? 8 महीना टाइम आपने वेस्ट किया। ये 8 महीने में कंप्लीट होके नई रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो जाना था। 1970 का लगा हुआ सीवर है, आपने इससे क्या निकाला है? आप एक आइडिया दें कि उसका नाम चेंज कर दें, ख़ियाबान फिरदौसी की जगह पे उसका ख़ियाबान खुदकुशी रख लें। ठीक है, अब आप यकीन जाने, जिस तरह ये वाकई सही बात कर रहा है कि फर्स्ट लेन के तो वैसे बैठ गई, थर्ड लेन जो है वो भी बैठ रही है। अब यहाँ पर कोई और वज़ीर आला होता ना, चाहे इनके चचा ही होते, शहबाज शरीफ होता, आप यकीन जाने वो पता क्या करते हैं, मैं बताता हूँ क्या करते। वो कुर्स वहाँ पे कैंप लगाते और कहते सेक्रेटरियों को कहते कि यहाँ बैठ जाओ। हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अपने बचपन से कुछ चीज़ें हम सभी एक्सपीरियंस करके आ रहे होते हैं। घर में बड़ों का होना बहुत ज़्यादा बरकत का बाइस होता है, नो डाउट। हमेशा से आपको बड़ी अच्छे तरीके से कोई राय भी मिल जाती है, सपोर्ट भी मिल जाती है, और अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, बड़े हमेशा से वो भी सपोर्ट करते हैं, और उस पर कोई आपके ऊपर ये भी नहीं होता कि अच्छा फलां ने ये किया था और ये मुझे अब किसी टाइम पे लौटाना है। बड़ों की अहमियत इतनी होती है। अब घर में बड़ों का होना और फिर जॉइंट फैमिली होना, ये एक अलग से सब्जेक्ट है। पहले अगर हम देखें, हमारे बचपन में तो बड़ा अच्छा सेटअप चलता था। मैं खुद जॉइंट फैमिली में रही हूँ और बहुत अच्छा रही हूँ। अब इससे क्या था जी, प्यार मोहब्बत गम खुशी मिलजुल कर बांटनी है। अगर कोई भी इवेंट है तो मिलजुल कर, छोटी छोटी बर्थडेज हो रही हैं तो आप सब लोग मिलकर एक जगह पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से। खुदा न खास्ता अगर कोई गम का मौका भी आए तो मिलजुल कर वो टाइम भी
अच्छा गुजर जाता था और ऐसे गुजर जाता था कि सब ने मिल बैठकर अच्छे तरीके से उस टाइम को भी। लेकिन अब हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड आता चला जा रहा है वो ये है ट्रेंड कि हर कोई अपनी प्राइवेट लाइफ चाहता है, अपनी स्पेस चाहता है कि कोई इंटरफेयर ना करे। आजकल लोगों का ये ट्रेंड है और एक अजीब सा ट्रेंड ये है कि हर कोई चाहता है जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना वो दूसरे किसी को पता ना चले। अब वो चाहे घर में आपके कोई भी रह रहा है, आपकी भाभी है, आपके घर में कोई भी दूसरा बंदा ना, आप कहते हैं जब तक मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत स्पेशल नहीं हो जाता ना किसी को तो भिनक भी ना पड़े। अब फिर लोग जॉइंट फैमिली कहाँ से लेकर आएंगे जब ताया को कोई बात नहीं बतानी, चच्ची की कोई बात बर्दाश्त नहीं करनी, किसी बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं रहना। खैर, जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर है या फिर अकेले रहना बेहतर है, या फिर ये जो आजकल हम लोगों के रवैये देख रहे हैं भाई किसी किसी से बात ही नहीं करनी, कोई बड़ा भी गुजर गया तो इग्नोर करें। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, रिसर्च स्कॉलर हैं फ़हद अली काज़मी। अस्सलाम वालेकुम फ़हद। थैंक्स अलॉट जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ानदानी निज़ाम की कुछ मिसालें आपने भी देखी होंगी अपने बचपन में भी, आजकल से अगर उसका कंपैरिजन करें तो क्या अहमियत है ये ख़ानदानी निज़ाम की? जी, ख़ानदानी निज़ाम की बड़ी अहमियत है और मैं थोड़ा सा आपसे आगाज़ में डिसएग्री कर सकता हूँ। ज़रूर ज़रूर, आपको हक है, 100% हक है। बात ये है कि दीन के अगर हम प्रिंसिपल और फ्रेमवर्क में जाएं तो दीन में दो चीज़ें साइमल्टेनियसली आपको साथ नज़र आएंगी जी। एक न्यूक्लियर फैमिली आपको नज़र आएगी और दूसरा सिला रहमी आपको नज़र आएगी। सिला रहमी ये है कि मैंने अपने ताया जान का, चचा जान का, मामू जान का एहतराम करना है, नाना दादा उनका एहतराम करना है, उनके साथ कनेक्टेड रहना है। मैंने फैमिली के लेवल पर मेरे जो रिश्ते हैं उनके साथ, मैंने बहन भाइयों के साथ कनेक्टेड रहना है जी। वो है सिला रहमी। सिला रहमी पर अल्ट्रा एम्फसिस है। साथ ही साथ दीन न्यूक्लियर फैमिली की भी बात करता है। कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी, आपकी ऑटोनॉमी, आपकी पर्सनल स्पेस, ये दीन फुल्ली रिकग्नाइज करता है। ये वो बैलेंस है कि अगर हम इसको ले आए तो वो जो प्रॉब्लम्स हम अपने माशरे में देख रहे हैं, सिला रहमी प्लस न्यूक्लियर फैमिली का होना, तो आपको वो प्रॉब्लम्स खुद ब खुद वैनिश होती हुई नजर आएंगी। इशू ये ना बैलेंस ही नहीं हो पा रहा। बैलेंस नहीं हो पा रहा। अब देखें, सरकार दो आलम की मैं ये एग्जांपल हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी फरमाई, हज़रत अली करमल्ला वजहो आपकी ज़ेरे किफ़ालत रहे थे, लेकिन जब शादी हुई तो हज़रत अली और बीबी सैयदा फातिमा को सेपरेट कर दिया आपने। एक नया फैमिली यूनिट वजूद में आया, न्यूक्लियर फैमिली का। और मदीने के अंदर एक घर था बकायदा जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से दूर था। तो ये कपल वहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर एक सहाबी रसूल थे जो कि प्रॉफिट के नेबर थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि अपनी बेटी से मोहब्बत भी बहुत थी, तो उन्होंने अपना घर जो कि साथ वाला घर था वो एक्सचेंज कर लिया। तो हज़रत अली और बीबी फातिमा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेबर बन गए। बट ये फैमिली कौन सी थी? न्यूक्लियर फैमिली। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जब वो पैदा हुए तो वो प्रॉफिट की यानी एक नाना की शफकतें समेटते थे, मगर उनका घर जो था वो साथ वाला घर था, वो घर अलहदा था। तो दीन में न्यूक्लियर फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि कपल की अपनी प्राइवेसी है, कपल की अपनी ऑटोनॉमी है, कपल की अपनी स्पेस है। बट दैट डज नॉट मीन कि नाना और दादा माइनस हो रहे हैं। दीन ये भी कहता है, बाय द वे दीन की वैल्यूज में है, अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो अब आप उनको रखेंगे अपने घर के अंदर जी। और वो भी एक तरह की न्यूक्लियर फैमिली है। उससे वो जॉइंट फैमिली नहीं हो रही। जॉइंट फैमिली तब हो रही है कि चार भाई एक छत तले इकट्ठे हैं और चारों इकट्ठे कमाते हैं और वो रिसोर्सेज को पूल कर रहे हैं और उसमें रिसोर्सेज की एक किसी फार्मूले के तहत तकसीम हो रही है। तो वहां से जेलसीज शुरू होती है ना। एक भाई ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा खर्चे वो उठा रहा है, कम कमा रहा है वो कम खर्चे वो उठा रहा है। तो फिर जो उनके अपने बच्चे हैं वो कहते हैं कि जी मेरा बाप ज्यादा कमाता है मगर ज्यादा पैसे जो हैं वो तो जॉइंट फैमिली के पूल में जा रहे हैं। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो प्रॉब्लम दीन के अगर हम फ्रेमवर्क में रहें, न्यूक्लियर फैमिली की अहमियत है। सिला रहमी के तहत आपने अपने दीगर रिश्तेदारों का भी ख्याल करना है। अगर एक फर्द के पेरेंट्स उसके डिपेंडेंट हैं तो वो साथ रहेंगे तो ये न्यूक्लियर फैमिली ही होगी, ये न्यूक्लियर फैमिली ही कहलाएगी। अच्छा, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं, एक चीज और इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो है इकोनॉमिक्स।
और ये बहुत मेन सब्जेक्ट है। मतलब अब मैं मजहब से हट के एक बात कर रहा हूँ भाई, एक बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर ही आप देख लें, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं बहुत ज़्यादा। अब वो यंग है, 20-25 साल का है, अभी वो उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन उसने शादी तो करनी है, एक शरई एक मामला है। जब वो शादी करता है तो अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो एक्सपेंसेस शेयर होते हैं। जी बिल्कुल। जॉइंट फैमिली में है तो उसकी गाड़ी, उसको भी एक शुरू में टेक ऑफ करने का टाइम मिल सकता है। तो यहाँ पर जॉइंट फैमिली के फवाइद भी हैं। फिर क्राइसिस सिचुएशन कोई आ जाती है, फिर जिस तरह जॉइंट फैमिली आपकी सपोर्ट और हेल्प करती है वो न्यूक्लियर फैमिली नहीं कर पाती आपकी। तो इस्लाम के अंदर अगर हम वैल्यूज को देखेंगे तो जॉइंट फैमिली की भी कहीं ना कहीं एग्जांपल मिल जाएंगी। लेकिन बहरहाल वो जो स्पेस का कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। 1400 साल पहले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस स्पेस के कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं। बल्कि सूरह नूर की एक आयत भी मुझे याद आती है। सूरह नूर कुरान अजीम शान का 24वां सूरा 61वीं आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर फरमा रहे हैं कि तुम पर, मतलब आयत का मफहूम है कि तुम अपने बापों के घर से, माओं के घर से, खालाओं के घर से, फुफियों के घर से, ताया के घर से तुम खाओ तो तुम्हारे पर कोई ब्लेम नहीं है। यानी अगर मैं उनके घर में जाता हूँ और मैं कोई चीज़ खा लेता हूँ या इस तरह से कोई रिस्क हासिल कर लेता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि इस पे तुम पे कोई ब्लेम नहीं है। ठीक है। मतलब सिला रहमी के फ्रेमवर्क में रहते हुए ये मेरे वो खूनी रिश्ते हैं कि अगर इनके साथ मेरी शेयरिंग हो रही है किसी लेवल के ऊपर, तो ये आपके ऊपर तो दीन आपको रिकग्नाइज कर रहा है कि शेयरिंग भी हो सकती है। दीन ये भी रिकग्नाइज कर रहा है कि इनके घर सेपरेट हैं। तुम अपने वालदैन के घर चले जाओ, फुफियों के, भाइयों के, बहनों के, यानी अलहदा अलहदा करके रब्बुल इज़्ज़त कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ये जो अलहदा अलहदा घर कैटेगराइज किए जा रहे हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली की तरफ भी एक इशारा है। रवैये कितने मैटर करते हैं। आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आप सेपरेट रह रहे हो, रवैये बड़े मैटर करते हैं। लोगों को आजकल जो है ना वो ये हो गया ना कि मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में किसी को पता ना चले, फिर मेरे से ऊंची आवाज़ में। बच्चों का आजकल ये एटीट्यूड है कि किसी बड़े को, पहले तो डांट डपट को आप पॉजिटिव लेते थे, अब डांट डपट को बड़े बर्दाश्त कर ले, छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ से फिर इश्यूज शुरू हो जाते हैं। यहाँ से तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप साथ रह सके। नहीं, बिल्कुल। एक बात तो ये है, ये भी मैं दीन की एक वैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, जैसे ये हुक्म दिया गया कि तुमने अपने पेरेंट्स के सामने, कुरान की आयत है, उफ तक ना कहो जब वो बुढ़ापे में पहुंचे। तो हदीस रसूल का मफहूम है अपने बच्चों की तकरीम किया करो। बच्चों की भी रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चों की भी है। तो अगर जिस माशरे में हम रह रहे हैं, अगर हम बच्चों को बेजा, ये तो इस पर साइकोलॉजिकल स्टडीज़ भी हैं कि आप बेजा डांट डपट करेंगे, उनको बेजा आप दबाएंगे, हाँ, रोकेंगे तो रोकेंगे या दबाएंगे उनको, तो उनकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रो नहीं होगी। उनकी पर्सनालिटी में लाइफ लॉन्ग डैमेज होगा। तो आप उनको जिस जगह तरबियत करनी है, उस तरबियत वाले पहलू में आप उन्हें डांट सकते हैं। तरबियत वाले लेवल के ऊपर पेरेंट्स उनको फिजिकली भी रोक सकते हैं। लेकिन जो बेजा डांट डपट है वो भी बच्चे की पर्सनालिटी के लिए बहरहाल डेंजरस है। तो आपकी बात एक लेवल पे ठीक है कि बड़े तो सुन लेते हैं, बच्चे नहीं सुनते, और एट टाइम शायद बड़ों को बच्चों को सुनाना भी उतना नहीं चाहिए जितना हम एट टाइम सुना देते हैं। लेकिन देखें, वो जो प्राइवेसी वाली बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक भाभी अपनी बात को प्राइवेट रखना चाह रही है, कोई बात है, वो अपने मियाँ और उसके दरमियान अगर रहना चाहती है और वो नहीं चाहती कि उसके देवर को या उसके जेठ को वो बात पता चले, तो व्हाई नॉट। मतलब दीन इसमें वो कह रहा है कि आपकी प्राइवेसी को रिकग्नाइज, एंड दैट इज व्हाई न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। क्योंकि अंग्रेजी का भी एक मकूला है, टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जितनी ज्यादा आपकी फेक किस्म की यारी होना शुरू हो जाती है ना, अंदर ही अंदर हसद पैदा होना शुरू हो जाता है। तो वो रवैये के अंदर हमने अपने आप को तज़किया इस दर्जे पे बहाल करना है कि हसद पैदा ना हो। एक बात जो हमने मगरिब से गलती से सीख ली है, जो कि प्रॉब्लमैटिक है, वो है रैट रेस। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मुझे वैसे याद आ रही है, थोड़ी सी हटके है लेकिन कनेक्टेड भी है। पूछा गया कि साबिर और शाकिर या रसूलल्लाह कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया साबिर और शाकिर वो लोग हैं जो दीन में अपने से बड़े को देखकर उसको फॉलो करते हैं और दुनिया के दर्जे पर अपने से नीचे वाले को देखकर शुक्र अदा करते हैं। बरक्स उसके कि जो दीन में अपने से नीचे को देखता है और कहता है मैं बड़ा दीनदार हूं क्योंकि वो गुनाहगार है,
और दुनिया में किसी अमीर को देखता है और कहता है इसके पास इतनी नेमतें हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है, और वो खुदा से शिकवा करता है। ऐसे लोग साबिर और शाकिर नहीं है। तो तकवे के दर्जे पे अपने से ऊपर वालों को देखें और तकवा इख्तियार करने की कोशिश करें। सही। और दुनिया के लेवल पर अगर किसी को आपसे ज्यादा नेमतें मिल गई हैं, मटेरियली सक्सेसफुल हो गया है, तो उसको मत देखें, अपने से नीचे वाले को देखें। बिल्कुल। तो हसद इज द रूट कॉज। हसद, जेलसी, मतलब क्यों है दो भाइयों के दरमियान हसद है, उनकी बीवियों के दरमियान हसद क्यों शुरू हो जाता है? एक भाई को अल्लाह ने ज्यादा दिया है, दूसरे को कम दिया है। ये भी हो सकता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, किनात इख्तियार करें, बट ये वो रवैया है कि हम किनात इख्तियार नहीं करते। हमारे अंदर गलबे की आरजू, वी वांट टू डोमिनेट, रैट रेस, कंपटीशन। उसका बच्चा फलाने ग्रामर स्कूल में अगर चला गया है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं गया है। हम अपने हस्बैंड के भी पीछे पड़ जाएंगे, हम माशरे के भी पीछे पड़ जाएंगे, और फिर यहाँ से भी माशरती बिगाड़ पैदा होता है। सही। बच्चों की तरबियत बेहतर हो सकती है जॉइंट फैमिली सिस्टम में? बिल्कुल हो सकती है। ऐसी न्यूक्लियर फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हैं, वो भी न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है। मेरा ख्याल है बच्चे की तरबियत बहुत शानदार हो सकती है। बच्चे को अगर ये पता हो कि ये मेरा दादा है, वो दादे के पास टाइम स्पेंड करे, दादी जान के पास बैठे, उनसे सीखे, उनके एक्सपीरियंसेस से शेयर करे चीज़ों को। और माँ भी अपने, जैसे वो ये कहती है कि ये तुम्हारा मामू है, ये तुम्हारा नाना है, नानी है, इसी तरह दादा और दादी की तरफ भी वो उनको माइल करे। और एक बुजुर्ग की, जैसे आपने आगाज में खुद कहा था, वो आपका ससुर है या आपका घर का बड़ा वालिद है, दादा है, व्हाटएवर, उसकी मौजूदगी और उसकी वो जो दुआ आपको मिलती है, वो लाइफ लॉन्ग एसेट है वो भी। बेशक बेशक। क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स का लव है, जो ग्रैंड पेरेंट्स की नर्चरिंग है, वो एक और तरह की तरबियत बच्चे का कर रही होती है, जो एट टाइम्स पेरेंट्स नहीं कर पाते। इवन वो वाला प्यार भी आपको कोई नहीं दे सकता। वो वाला प्यार भी आपको नहीं दे सकता। उसके अंदर एक बेलॉसपन होता है। जी बिल्कुल। एक सिंसेरिटी होती है। बिल्कुल। ये सब चीजें समझने की हैं। मैसेज क्या होगा देखने वाले की? जी मैसेज ये होगा, फाइनल बात है, जॉइंट फैमिली को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं। न्यूक्लियर फैमिली को भी आउटराइटली हम यही नहीं कह सकते कि हर वक्त यही अच्छी है। दीन सर्टन वैल्यूज की बात कर रहा है, वो वैल्यूज अगर हम अडॉप्ट कर लें, उन वैल्यूज के साथ जॉइंट फैमिली भी सुन्नत का तरीका हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली भी सुन्नत का तरीका हो सकता है। डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर क्या वैल्यूज को जरूर अडॉप्ट करें। बिल्कुल। वैल्यूज की रिजेक्शन हो गई तो फिर मामला बड़ा खराब हो जाए। बिल्कुल सही कहा। मसाइल वहां से शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में जी, रूडा में किस तरह से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कितनी कामयाबी के साथ चल रहे हैं, टाइम फ्रेम इनका क्या है, कितना काम मुकम्मल हो चुका है, रिवर फ्रंट पर कितना काम मुकम्मल हो चुका है, इसकी प्रॉपर शक्ल हमें निकली हुई कब नजर आएगी। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रूडा राव इंतजार साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा जी, रिवर फ्रंट पर अभी सूरत हाल क्या है, कितना काम वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें इनवाइट किया कि हम रूडा के बारे में, रूडा रिवर फ्रंट वर्क्स की प्रोग्रेस के बारे में और रूडा रिवर फ्रंट जो अभी तक करंट स्टेटस जो है और आगे इन फ्यूचर जो हम करने जा रहे हैं उसको बताने का हमें मौका दिया, ताकि हमारे जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि ये एक एसेट बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए जी, कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं रिवर फ्रंट्स देखने के लिए, दुबई, सिंगापुर, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लोकली अवेलेबल होगी और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का सस्टेनेबल सिटी वी आर गोइंग टू डेवलप। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके लिए अब इंतज़ार कितना बाकी रह गया है, काम कितना कंप्लीट हो चुका है, कितने फेज़ है इसके? इसकी टोटल लेंथ 46 किलोमीटर है, जिसको हमने डिवाइड किया है 3 फेजेज़ में। जो फेज़ 1 हमारा 14 किलोमीटर है, फेज़ 2 16 किलोमीटर और फेज़ 3 भी 16 किलोमीटर का है। तो सबसे पहले पे जो टॉप प्रायोरिटी हमारी है फेज़ 1 है, उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली करने के लिए उसको डिवाइड किया गया डिफरेंट पैकेजेस में। तो फेज़ 1 को हमने 10 नंबर ऑफ़ पैकेजेस में डिवाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन 10 नंबर ऑफ़ पैकेजेस में से 4 नंबर ऑफ़ पैकेजेस ऑन ग्राउंड हमारे एग्जीक्यूशन में हैं। और आज से 1 महीना पहले जब आपको बताया गया था इसी प्लेटफॉर्म पे कि हमारा पैकेज 1 कंप्लीट हो जाएगा,
तो आज बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड पैकेज 1 ऑफ रिवर टेनिंग वर्क्स ऑफ फेज़ 1, जो इनिशियल 3 किलोमीटर लेंथ का है। तो बाकी हमारा पैकेज यानी इससे हम ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका बगैर काम जो है किसी रुकावट के बड़े स्मूथली चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली ये है कि हमारी टीम बड़ी कॉम्पिटेंट है, उसमें हमारे पास जो हमारी कंसल्टेंट्स हैं नेस्पा की टीम बड़ी कॉम्पिटेंट हैं, और वो उसके अलावा डिज़ाइन एग्जीक्यूशन को देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे पास पाकिस्तान के रिनाउंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं, और कंपटीशन के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है और उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस ही ये शो करता है कि ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय डिप्लॉइंग हिज ऑल द रिसोर्सेज एट द प्रोजेक्ट। तो इसी चीज़ को देखते हुए जैसे कि हमने प्लान किया, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स की अच्छी टीम है, कंसल्टेंट्स की अच्छी टीम है, तो हम उस पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम के साथ काम कर रहे हैं। और पैकेज 1 हम कंप्लीट कर लिया है, पैकेज 2 हमारा इंशाल्लाह अप्रैल 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। पैकेज 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है हमारा, लाहौर सियालकोट मोटरवे का जो ब्रिज है उसको वो टच करता है, उस पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम 15% काम उसका कंप्लीट कर चुके हैं। तो होपफुली वी विल कंप्लीट द रिवर टेनी वर्क्स इन 2028 इंशाल्लाह। जी ग्रेट। मुझे ये बताइएगा अभी जो पैकेज 1 कंप्लीट हुआ है उसकी कुछ खदोहाल बताइएगा, कैसा मंजर है उसका, क्या चीज़ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आप डिस्कस करें? उसका ये था कि बेसिकली जो रूडा ने डिज़ाइन किया अपना एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए, तो उसमें आप एज अ इंजीनियर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखनी होती है कि उस शहर में बसने वाले लोगों की सेफ्टी, हमारे एसेट्स, कि इन केस ऑफ फ्लड कितने साल के लिए वो एसेट्स हम सेफ रख सकते हैं। तो जो हमारी स्टडीज़ हुई, हाइड्रोलिक स्टडीज़ हुई हैं, हमारा डिज़ाइन है वो 5,86,000 क्यूसेक के डिस्चार्ज पे है, जो कि 1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड पे हमने कैलकुलेट किया है। इट मीन्स दैट वी हैव सेव द लाहौर फॉर फ्यूचर 1000 ईयर्स, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद रावी रिवर का कंट्रोल इंडिया के पास है। जी बिल्कुल। तो रिवर रावी की 2 ही इस वक्त कंडीशंस हैं, या वो ड्राउट में होता है या फ्लडिंग में होता है। तो अगर इंडिया से हमें कोई थ्रेट हो पानी की, और अगर वो पानी बगैर इंफॉर्मेशन के बहुत ज़्यादा छोड़ दें, फ्लडिंग हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह रूडा शहर भी उससे महफूज रहेगा और पूरा लाहौर शहर भी महफूज रहेगा। जो रिवर एम्बैंकमेंट आपने जैसे पूछा कि उसकी डायमेंशंस, उसका खद्दो खाल, तो मैम इसमें हमने इसको डिवाइड किया है 2 स्टेप्स में। जो लोअर प्रोमिनाड है और अपर प्रोमिनाड, लोअर प्रोमिनाड हमने 125 फीट रखा है, अपर प्रोमिनाड 70 फीट है, और उसके साथ ही पैरेलल 300 फीट वाइड हमारी रोड होगी। तो जो लोअर प्रोमिनाड है उस पे हमने उसको कंप्लीट करने के बाद अब हम उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि चूँकि हमने लोगों को एक रिवर फ्रंट डेवलप करके देना है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, वहाँ पे वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, अपने बच्चों के लिए वहाँ पे पार्क्स उनके पास अवेलेबल हों, उनके सामने पानी नज़र आ रहा तो एक पिकनिक पॉइंट एक बनेगा। तो इस वक्त हमारी साइट पे हमने वहाँ पे ट्रैक्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ पे ग्रासिंग भी स्टार्ट हो गई हैं, प्लांटेशन भी स्टार्ट हो गई है, और जॉगिंग के लिए भी ट्रैक्स हैं और साइकिलिंग के लिए भी ट्रैक्स हमने वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। रियली ग्रेट, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। सो ये काम मुकम्मल कितने में होगा, ये फेज़ 1 का काम जो आप बता रहे थे? जो फेज़ 1 जी हमने इंशाल्लाह 2028 में कंप्लीट करना है, जो हमारे टारगेट्स हैं, और वी आर वेरी फोकस्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन द टाइम, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ बननी है कि जिसकी वजह से ही हम रिवर फ्रंट बना के लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देंगे, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का सिटी पहले नहीं मिलती, पहले मिसाल का पॉइंट जो आप उसका तमाम फीचर्स बता रहे हैं कि एक ही पार्क में आपको साइकिलिंग ट्रैक भी मिलेगा, जॉगिंग ट्रैक भी मिलेगा, बच्चों के खेलने की जगह भी मिलेगी, सामने आपको पानी के खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो जब सामने वो मंजर होगा तो कितना हसीन है। एग्जैक्टली। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि बेसिकली जो फेज़ 1 में हमारा एक हमने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना है, जिसका पर्पज़ यही है कि जो रिवर में हमारा पानी है उसको वो हेडअप करके हमने लेक फॉर्मेशन में जाना है। वो लेक फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाएगी, सबसे बड़ा जो रिक्रिएशनल, कहाँ से आइडिया आया, और ये भी पहले हमने नहीं देखी मिसाल जी, इसमें ये है कि आप देखें कि जो हमारे पास रिवर रावी में पानी आता है फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर,
10,000, 15, 30 और 40,000 क्यूसेक तक जाता है, उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। सही। तो इसके दो पर्पज़ थे कि उस पानी को हम यूटिलाइज़ करेंगे, लेक फॉर्मेशन होगी, और उसका इम्पेक्ट ये आएगा कि आपका रिवर रावी जो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है वो री अलाइव होगा। और लेक फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे हमने बोटिंग भी करवानी है, वहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स होंगी, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी, कंट्रोल बोटिंग होगी, मोटर बोट्स होंगी वहाँ पे, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब डिज़ाइन में हैं हमारे, जो कि इंशाल्लाह हम करेंगे और उसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन्स को भी होगा और इस मुल्क पाकिस्तान को भी अच्छा, होगा। ओवरऑल आपकी बातों से ये भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका आने वाले टाइम में हमें सामना नज़र आ रहा है। पानी कम होता जा रहा है, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह, यहाँ पर अगर पौधे लगाए जा रहे हैं तो वो जो इन्वायरमेंट वाला इशू है वो भी हमारा जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। यानी हम ये देख लें कि इस नए शहर में बहुत सारे मसाइल को पहले से एड्रेस किया जा रहा है। एग्जैक्टली इसमें ये है कि जो लेक फॉर्मेशन का बता रहा हूँ मैं आपको, उसकी वजह से हमारा, जैसे कि आप जानते हैं कि लाहौर में इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड एक्सटेंशन हुई है और इसकी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हुई है कि हमें ग्राउंड वाटर का बहुत बड़ा इशू है, उसका लेवल बहुत डिप्लीट कर गया है और पानी की क्वालिटी पीने के काबिल नहीं रही जी। तो जब आपकी लेक फॉर्मेशन होगी उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आएगा कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा। सही। और जो उसका लेवल डिप्लीट हो रहा है वो वहीं पे रुक जाएगा और नियर द सिटी इन लाहौर हम उस वाटर टेबल को रिचार्ज कर लेंगे। और जो हमारा एक ख्वाब है, हमारा डिज़ाइन है और जिसके हमने एग्जीक्यूट इंशाल्लाह करना है कि वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके लिए एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटी हो, वहाँ पे उनको पीने के लिए साफ़ पानी हो, मीन्स आप टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में हमने इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड करना है। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, और इसके अलावा कुछ रिहायशी एरिया की और जो आपके कमर्शियल एरिया है उसके बारे में भी अगर आप जी, रहायशी एरियाज़ में दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है रूडा में कि कुछ ऐसी सोसाइटी जैसे कि आप बेहतर जानती हैं, चहारबाग फ़ेज़ 1 अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है और पोजेशन भी लोग वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में। चहारबाग फ़ेज़ 2 जिसको चहारबाग इनक्लेव है वो रूडा खुद उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके अलावा रेजिडेंशियल से हटके एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है हमारा रिहेबिलिटेशन ऑफ महमूद बूटी डंप साइट। तो वो इन्वायरमेंट को देखते हुए एक ऐसी डंप साइट जहाँ पे आप गुजर नहीं सकते उसको एक पार्क में कन्वर्ट किया जा रहा है और वहाँ पे भी हमारा काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। उसके बाद जो डेवलपर्स हैं हमारे पास जी, जैसा कि सफ़ायर बे है और टोपाज, ये चहारबाग है, चहारबाग रूडा का अपना था। तो ये डेवलपर्स वहाँ पे हैं जो हमारी रूडा के अकॉर्डिंगली, रूडा के SOPs के अकॉर्डिंगली दे विल डेवलप द सिटी अकॉर्डिंगली मास्टर प्लान ऑफ रूडा। ठीक है। तो किसी फॉलो करने के बाद उस चीज़ को वो कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिसमें कोई एक बंदा भी जो रहायशी वहाँ पे होगा इंशाल्लाह उसको किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं होगी इन फ्यूचर में और वो रूडा के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली ही हर चीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। शहर में जो तमाम सहूलियात होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, मार्केट्स, तमाम चीज़ें ये अवेलेबल होंगी डोर स्टेप पे लोगों को तमाम रिहायशी इलाकों में। जी, इसमें प्लानिंग ये होती है कि बेसिकली रूडा ने अपने एरिया को डिज़ाइन ही इस तरह किया है कि उसमें हमारे एजुकेशनल सिटीज़ हैं, हमारा एंटरटेनमेंट सिटी है, हमारे पास वहाँ पे मेडिकल सिटी है, एजुकेशन सिटी है जहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस होंगे, मेडिकल हॉस्पिटल्स होंगे, आपके रिक्रिएशनल के लिए जो जैसे आपके पास पार्क्स हैं, इंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए वो चीज़ें होंगी। और सबसे बढ़ के एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि रिवर फ्रंट पे अगर आप जाएं तो हमारे पास शाहदरा फॉरेस्ट है, अनु भट्टी फॉरेस्ट है, वो रिवर फ्रंट में आएगा जिससे जो हमारी जैसे एक्वेटिक लाइफ है वो रीलाइव होगी। लोग वहाँ पे पानी के करीब जाके उन चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ बनने जा रही है कि इन द फ्यूचर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें सुन के एक एक्साइटमेंट तो होती है और जिस तरह से काम चल रहा है तो ये चीज़ें आपको टाइमली
अपनी एक शक्ल में नज़र भी आएंगी। इसके लिए हम आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे। थैंक यू। देखने वालों के लिए मैसेज क्या आपका? देखने वालों के लिए मैसेज मैम यही है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट नेचर के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। आपको लोकली भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, और कुछ आपके अगेंस्ट कंपेन्स भी हो जाती हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं, क्योंकि जो लोग इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए ना खुश हैं वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट रोड अटकाते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मीडिया प्लेटफार्म्स हैं, आप लोग हैं, कि हमें आपके प्लेटफार्म पे आके इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताने का जो एक मौका दस्तयाब होता है, जिससे हम लोगों को बता सकें, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को बता सकें कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए है, उनके आने वाली जनरेशन्स के लिए है। तो वो हमें सपोर्ट करें और एक ऐसा शहर बनने में हमारी हेल्प करें, हमारे टीम को सराहें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिन रात अपनी काविशें करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मेरी यही एक मैसेज है लोगों के लिए कि दिस इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। चलिए जी, इस सबको हमें जो है साथ लेके चलना है और अप्रिशिएट करना है, क्योंकि नई शहर आबाद करना इस वक्त की अहम ज़रूरत है, और जहाँ पर इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ये शहर आबाद किया जा रहा है, तो हम तो बड़े एक्साइटेड हैं कि कब अपनी कंप्लीट एक शक्ल में सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बर्थडे विश करने जा रहे हैं 4 दिसंबर को, जिनकी बर्थडे है। एक लंबी लिस्ट मेरे सामने, लेकिन उससे पहले सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे लिए वो बहुत स्पेशल होते हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की एक रिवायत है कि अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की बर्थडे को वो तो स्पेशल बनाते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपकी सालगिरह को स्पेशल बनाते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। सो आज बर्थडे है जी बिलाल साहब की, जो कि बिलाल अहमद साहब शिफ्ट इंचार्ज भी हैं, सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं। इस टाइम वो रोही चैनल को हेड कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इससे कबल वो 24 न्यूज़ में और ख़ासा अरसा सिटी 42 में मेरे साथ भी न्यूज़ में काम कर चुके हैं, सिटी 41 में, यानी ओवरऑल हमारे जितने चैनल्स हैं वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, और बहुत ही पेशा वाराना तौर पर जो कहा जाता है वो तो बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल वो हैं ही, नो डाउट। उनकी अगर पेशा वाराना सलाहियतों की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन पर्सनालिटी वाइज भी देखा जाए तो बड़ा मैटर करता है कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं किस इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो हमेशा से बिलाल साहब की पर्सनालिटी की भी मोतरफ रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से वो अपना काम करते हैं, दूसरों को काम सिखाते हैं। सो इस तमाम चीज़ें जो हैं हमेशा से बड़ी ज़बरदस्त उनकी रही हैं। सो बिलाल साहब, आपको सालगिरह की हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। नो डाउट कि वो एक जो कामयाबी का सफ़र आप तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, हम दुआ गो हैं कि आप आगे भी इसी तरह से काम करते रहें और बहुत स्पेशल अंदाज में अपने काम को जो है वो नुमायाँ भी करते रहें। सो बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, बर्थडे लिस्ट की तरफ आएंगे, ब्रेक का टाइम हुआ है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ हैदर अली की सालगिरह है, मिन्हा अहमद, वकार हैदर, उस्मान, माहीन ताहिर, अली शहबाज, अरसलान, और इसके बाद जी जॉर्डन उस्मान की सालगिरह है, अनाया शाहिद, हाफिज सईद अहमद, रोज़ी असलम, और इसके बाद जी हाशर और अली शान। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सालगिरह को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएं तो आपने क्या करना है जी, फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें अपना नाम और अपनी पिक्चर्स, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाएं, आपको शहर में जहां कहीं इशू नज़र आता है हम तक पहुंचाएं, उसको ज़रूर हम हाईलाइट करेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। सेकेंडली, अगर आप में कोई टैलेंट है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है हम हमारे प्रोग्राम में अगले मेहमान आप ही हो। सो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, हमें अपनी सजेशन भी ज़रूर दीजिए, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। कल सेम टाइम पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।